दोस्तों, बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज का दिन बेहद चिंताजनक रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में चाहेंगे कि वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन शायद उनका यह सपना चकनाचूर होने वाला है। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के घोसी विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा सामने आया और उसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह को जबरदस्त जीत मिली और बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को करीब करीब 43,000 के बड़े फर्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहें 2024 के लिए आसान नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में बीजेपी और उसके बरखिलाफ पूरा समूचा गठबंधन होगा। अब ऐसी सूरत में बीजेपी के लिए ये सोचने की घड़ी हो गई है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, जिसको समूचा विपक्षी गठबंधन द्वारा समर्थन मिला हुआ था, यानी सुधाकर सिंह को, उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर समूचा गठबंधन एक साथ आ जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट को आसानी के साथ हराया जा सकता है। तो अगर लोकसभा के चुनाव में समूचा गठबंधन एक साथ होगा और एक तरफ एनडीए का कैंडिडेट होगा, तो इसी तरीके से 2024 में भी इंडिया का गठबंधन वाला कैंडिडेट एनडीए के गठबंधन वाले कैंडिडेट को हरा देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए ये बिल्कुल चिंता की घड़ी है कि अब वो 2024 के लिए कौन सी रणनीति अपनाए, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा इलेक्शन को जीतने के लिए ऑलमोस्ट 28 विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन तैयार हुआ था, जिसका नाम रखा था इंडिया, और उसके बाद ही से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नींद हराम होनी शुरू हो गई थी और उनको लगने लगा था कि शायद अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में नतीजा सामने आया तो उसने उनके शक को और ज्यादा बल दे दिया कि सुधाकर सिंह, जो कि समूचा विपक्षी गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर थे, और दूसरी तरफ एनडीए के कैंडिडेट थे दारा सिंह चौहान, दोनों के बीच बहुत ही कांटे का मुकाबला था। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो कांटे का मुकाबला नजर नहीं आया, क्योंकि 43,000 के बड़े मार्जिन से सुधाकर सिंह ने एनडीए के कैंडिडेट, या कह सकते हैं बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। इस तरीके से अब बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि आखिर उसको 2024 में किस तरह का दांव और पेश अपनाना पड़ेगा। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए कई तरह के कार्ड्स हैं। उन्हीं में से एक कार्ड, और बहुत ही अहम कार्ड, राम मंदिर का है, जो 2024 के जनवरी महीने में, यानी चुनाव के करीब करीब 1-1.5-2 महीना से ठीक पहले 14 जनवरी को इसकी ओपनिंग होगी, यानी उसके गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना की जाएगी। अब ऐसी सूरत में वो एक बहुत ही भावुक पल होगा, खासतौर से वो फ्लोटिंग वोटर्स जो ना बीजेपी की तरफ होते हैं ना ही किसी और की तरफ होते हैं, बल्कि वो समय के हिसाब से बदलते हैं, तो उनके भावनाओं को आसानी के साथ मंदिर के नाम पे कुरेद कर 2024 में वोट लिया जा सकता है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा और अहम कार्ड है। एक कार्ड तो यह है कि जिस तरीके से बीजेपी आजकल कर रही है इंडिया वर्सेस भारत, तो ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि इंडिया जो है वो दरअसल अंग्रेजों से जुड़ा हुआ शब्द है और इस चीज को अंग्रेज इस्तेमाल करते हुए आए हैं। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं, हालांकि अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, आम बोलचाल में लोग इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भी। लेकिन बीजेपी ये कहने का प्रयास करेगी कि दरअसल असल में भारत की जो विरासत है ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और एनडीए के साथ है, और बाकी जो इसके अलावा जो अंग्रेजों की विरासत है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। ये बीजेपी दूसरा कार्ड खेलने का प्रयास करेगी, और इसके साथ साथ और भी कई तरह के कार्ड्स खेले जाएंगे जो कि समय समय पर सामने आते रहेंगे। उसमें से एक बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान का अंत तो होना ही है। दोस्तों, ये केवल बीजेपी और उसकी पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि अब इससे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए है कि इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली कामयाबी, या कह सकते हैं अपना लिटमस टेस्ट जीत तो लिया है, लेकिन अब उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अब बीजेपी के इस फितूर का, जो कि आने वाले दिनों में वो अपने कार्ड्स खेलेगी, उन कार्ड्स का ये कैसे मुकाबला करेगी। जाहिर है कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी बीजेपी, और इंडिया गठबंधन के पास क्या हिंदुत्व के कार्ड के लिए कोई दूसरा एजेंडा है, और इसी तरीके से बीजेपी राम मंदिर का कार्ड खेलेगी, क्या इंडिया गठबंधन के लिए राम मंदिर का कोई तोड़ है। इसी तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने जो सनातन धर्म से संबंधित कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, उसको भी लेकर के जब एनडीए या बीजेपी उसको भुनाएगी तो क्या इंडिया के पास उसका कोई कार्ड होगा। अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए जिस प्रकार की चुनौती पेश करेगी, इंडिया उसको कैसे फेस करेगा। ये तो एक बात हो गई, और अब आइए दूसरी बात बताता हूं जो कि घोसी के परिप्रेक्ष्य में है, या यूं कह लीजिए कि राजभर और दारा सिंह चौहान के बारे में है। दोस्तों, अब ये दारा सिंह चौहान का और राजभर का क्या हाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दारा सिंह चौहान को लेकर के आई थी और उसके जरिए से ये
लिटमस टेस्ट हासिल करना चाह रही थी घोसी में, वो नाकाम हो गया, तो दारा सिंह चौहान की एक तरीके से राजनीतिक करियर दांव पर लग गया। इसी तरीके से अब राजभर के साथ जो कुछ भी होगा वो राजभर भी सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि दारा सिंह चौहान आए थे मंत्री बनने, मलाई खाने, और राजभर आए थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और बीजेपी के सामने अपने आप को उपयोगी साबित करने के लिए। लेकिन दोनों नाकाम हुए। राजभर अपना टेस्ट देने में नाकाम हो गए और ये बताने में नाकाम हो गए कि उनका कोई जनाधार या उनका वजूद अब पूर्वांचल के क्षेत्र में बचा है, क्योंकि बीजेपी ये टेस्ट करना चाह रही थी कि क्या राजभर का कोई प्रभाव बचा है, जिसको लेकर 2024 में इन पर कुछ दाव लगाया जा सकता है। लेकिन अब बीजेपी को समझ में आ गया कि राजभर के सहारे 2024 में खासतौर से उत्तरांचल में कोई दाव नहीं लगाया जा सकता। तो राजभर का भी बड़ा नुकसान और दारा सिंह चौहान का भी बड़ा नुकसान। अब ऐसी सूरत में इन दोनों नेताओं का क्या हाल होगा? मुझे लगता है कि दारा सिंह चौहान ने जो किया उनके साथ वही होना चाहिए था जो हुआ, और राजभर ने जो किया उनके साथ भी वही होना चाहिए और वही हुआ। दोस्तों, दल बदलू नेताओं के ताल्लुक से आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।